इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट एक फर्म का वो पॉइंट है जहां पर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाती हैं। अभी तक मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में, तो अगर किसी के लिए कॉन्सेप्ट नया लग रहा है तो पहले प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लें। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके जो है लिंक दे दूँगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं एक बार। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जहाँ पर बराबर होगा वो ब्रेक इवन पॉइंट है, और वो पॉइंट ऐसा है जहाँ पर एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं और उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज ये दोनों पॉइंट इसी ग्राफ पर बेस्ड हैं। ठीक है, और आपको अच्छे से उसके बाद ही समझ में आएंगे। नाउ आई एम टेकिंग द ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, आई एम टेकिंग टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर बेस लाइन जो है आपकी एक्स एक्सिस, वहाँ पर हमने लिया है आउटपुट। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को हम वाई एक्सिस पे इसलिए लेते हैं कि ये दोनों ही बेस्ड होते हैं आउटपुट पर, दोनों ही कनेक्टेड होते हैं। अगर आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तभी तो कॉस्टिंग जनरेट होती है। ठीक है, और कॉस्टिंग बढ़ती है जब आउटपुट जनरेट होता है, तो कॉस्टिंग बढ़ती है, तो इसलिए हमने उसको वाई एक्सिस पे लिया, क्योंकि जिस चीज़ को हाइट चाहिए होती है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। और टोटल रेवेन्यू जब आउटपुट सेल होता है तो सेल होने पर हमको जो इनकम होती है वो हमारा रेवेन्यू होता है। तो सेल होने पर जो जनरेट होगा वो रेवेन्यू होगा, और रेवेन्यू को भी सेल के हिसाब से हाइट चाहिए होगी, तो इसीलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमने लिया वाई एक्सिस पे, क्योंकि इनको हाइट चाहिए। और दूसरी बात, ये दोनों ही कनेक्टेड आउटपुट से, इसलिए एक ही ग्राफ पे हम आराम से शो कर सकते हैं। अब हम ग्राफ को समझ लेते हैं। सी देयर आर 3 लाइंस। ठीक है, और फर्स्ट लाइन जो है वो है आपकी फिक्स कॉस्ट की लाइन। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो वन टाइम कॉस्ट है, और फर्म को स्टैब्लिश करने के टाइम पे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे जो कॉस्ट आई है, दैट इज़ द फिक्स कॉस्ट। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल लाइक जो आपने प्लांट लगाया है, जो मशीनरी इन्वेस्ट करी है, ठीक है, ये सब जो है, जो लैंड लगाई है, जो एक वन टाइम कैपिटल लगाई है सब चीज़ स्थापित करने में, तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। उसके बाद फिक्स कॉस्ट जहाँ पर शुरू होती है उसी पॉइंट से आपका एक लाइन आ रही होती है, जिसे हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट की लाइन। ये जो है फिक्स कॉस्ट के बाद शुरू होती है, बिकॉज टोटल कॉस्ट में आपकी फिक्स कॉस्ट, जब इसका नाम ही है टोटल कॉस्ट, तो इसका मतलब टोटल है। ठीक है, अब कॉस्ट दो तरह की होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो फर्म को हमने स्टैब्लिश करा, पूरा प्लांट लगाया, वो कॉस्ट थी, और जो फर्म को रनिंग में रखने के लिए हम करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि आउटपुट से कनेक्टेड होती है। आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट लगानी पड़ती है। फिक्स कॉस्ट आपने एक बार लगाई, चाहे प्रोडक्शन 0 था तब भी उतनी कॉस्ट थी, और बढ़ गया तो भी उतनी कॉस्ट रहेगी। लेकिन आउटपुट जनरेट करने के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट यानी रॉ मटीरियल, लेबर वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो ये जो टोटल कॉस्ट है, इसमें फिक्स कॉस्ट और प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों मिला के, तो ये दोनों अबव लाइन जाएगी, और ये फिक्स कॉस्ट जहाँ से शुरू हुआ उसके बाद से वेरिएबल कॉस्ट के साथ टोटल कॉस्ट आपको आगे जाते हुए दिखाई देगी। तो ये तो हो गया टोटल कॉस्ट के बारे में। अब जो टोटल रेवेन्यू है, जो थर्ड लाइन है, वो टोटल रेवेन्यू की लाइन है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन सेल आउट होता है, वैसे वैसे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ये लाइन जो है 45 डिग्री की लाइन है, ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब फ्लैटन नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, काफ़ी स्टीप लाइन है। ये दिखाती है कि आपको प्रोडक्शन जैसे जैसे सेल हो रहा है आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, पर एक टाइम के बाद जो है आपको कॉस्ट कम करके बेचना पड़ता है, खासकर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पाता जिस हिसाब से सेल करनी पड़ रही होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टोटल रेवेन्यू की लाइन। अब देखिए, ये जो कॉस्ट है ना, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो बी पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाती है, और हम कोई अगर आपसे पूछता है कि अब यहाँ तो रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो गए तो क्या कोई प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट इस पॉइंट पे होता है, लेकिन वो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट होता है।
अब इससे पहले वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर जो ऊपर लाइन है वो है कॉस्ट की और नीचे है रेवेन्यू की। यानी स्टार्टिंग में कॉस्टिंग ज़्यादा आती है बिकॉज फिक्स कॉस्ट लगी होती है और वेरिएबल कॉस्ट लगी होती है, प्रोडक्शन उस हिसाब से तेज़ी से नहीं हो रहा होता है, लेकिन कॉस्ट तो लग चुकी है तो इसलिए कॉस्ट ज़्यादा दिख रही होती है और रेवेन्यू कम दिख रहा होता है। तो अगर कोई फर्म सोचे अरे हमें तो लॉस हो रहा है, तो ये फर्म के लिए सोचना ठीक नहीं है बिकॉज ये लॉस जो है बाद में कवर हो जाता है। फर्म जैसे जैसे ग्रो करेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा और सेल आउट होता जाएगा, वैसे वैसे ये सारा कुछ कवर होता जाता है। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे ये दोनों बराबर हो जाते हैं और ऐसे पॉइंट पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है? देखिए कॉस्ट जो होती है ना, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट शामिल होता है। अब कैसे? जब कॉस्ट किसे बोलेंगे हम? जितना भी प्रोडक्शन में खर्चा आया। अब खर्चा जो है आपका प्लांट लगाया गया, मशीनरी लगाई गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, आपके मैनेजर्स वगैरह और लेबर से लेकर सभी को रखा गया, फिर रॉ मटेरियल रखा गया। लेकिन जिसने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करा, जो फर्म का एंटरप्रेन्योर है, तो क्या वो अपने लिए कोई शेयर नहीं रखेगा? वो इतनी मेहनत कर रहा है, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, इतना पेन ले रहा है, प्रोडक्शन का पूरा जिम्मेदारी उठा रहा है, तो ऑब्वियसली जो उसका अर्निंग है वो है प्रॉफिट, तो वो उसको कॉस्ट में शामिल करके ही लेगा बिकॉज इसीलिए तो वो सब कुछ कर रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछता है टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट शामिल होता है, यस टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होता है प्रॉफिट, और जब ये टोटल रेवेन्यू के बराबर भी दिखाएगा उस समय भी फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा। और इस पॉइंट के बाद टोटल रेवेन्यू तेजी से चढ़ता है बिकॉज काफ़ी प्रोडक्शन हो चुका होता है और वो सेल आउट होने लग जाता है और फर्म को अर्निंग शुरू हो जाती है अच्छी खासी। और अगर ये फर्म जो है जनरली वही परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो ये प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट जाते हैं। ठीक है, फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट होने लगते हैं। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और अगर उससे ज़्यादा है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी जो प्रॉफिट शेयर उसने रखा उससे कहीं ज़्यादा उसको मिलने लग गया है। लेकिन क्या आप बोलेंगे फर्म की ऐसी स्थिति हमेशा रहेगी? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कॉस्टिंग आगे जाएगी भी, और रेवेन्यू जो है वो क्या होगा कि ऐसे में जब किसी भी बिजनेस में जब एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहे होते हैं तो दूसरे लोगों को वो आकर्षित करते हैं। जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे होते हैं वो ये सोचते हैं, वो तो मार्केट सर्च कर रहे होते हैं और देखते हैं कि इस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है और वो आके उसी बिजनेस में एंटर कर जाते हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं, डिमांड का काफ़ी पोर्शन वो अपने आप में ले भी लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो फर्म होती है ना उसका क्या होता है कि मतलब मार्केट भी बढ़ जाती है, फर्म को उतना सेल से मिल नहीं रहा होता है और मार्केट जो है दूसरी फर्म्स भी ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट भी घट जाता है और फर्म को भी एक परफेक्ट कंपटीशन जैसी स्थिति में आना पड़ता है अपने, क्योंकि उसको रेट डाउन करने पड़ते हैं, तो ऐसे में भी उसको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा होता। अब हम डिस्कस करेंगे शट डाउन पॉइंट। जैसे इसका नाम ही है कि शट डाउन करना यानी बंद होना। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जब फर्म को पता चलेगा कि हमें शट डाउन करना है, अब फर्दर हमको प्रोडक्शन नहीं करना। ठीक है, इसमें हम 3 कंडीशन एक बार देख लेंगे। फर्म इज नॉट एबल टू कवर इवन वेरिएबल कॉस्ट। अगर फर्म जो है अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है तो हम उसे जो है बोलेंगे, और ये सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है AVC। तो अगर अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है तो फर्म का शटडाउन पॉइंट आ चुका है। देखिए फर्म के पास 2 कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एक बार कर दी तो कर दी, अब फर्म चाहे प्रोडक्शन करे चाहे ना करे वो तो खर्चा हो चुका है, फर्म को वो बेयर करना है। अगर उसने कोई कैपिटल लोन पे लगा रखी है वो इंटरेस्ट उसे देना ही देना है। तो अगर फर्म वो कॉस्ट नहीं भी निकाल पाती तो भी फर्म को शटडाउन होने के बाद भी वो कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रही है, वो जितना प्रोडक्शन करने के लिए लगा रही है उतना कॉस्ट वो निकाल ले रही है, तो फर्म कंटिन्यू करेगी वर्क करना, क्योंकि उसको फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी बेयर करनी ही है। ठीक है, लेकिन जब उसका प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से भी कम चला जाएगा, यानी वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट जो अपना लेबर वगैरह का खर्चा है, जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वो भी नहीं निकाल पा रही, रॉ मटेरियल खर्चा, तो ये पॉइंट शटडाउन पॉइंट है। अलर्ट है फर्म को कि अगर अब वो नहीं रुके तो दे विल गेट द लॉस। ठीक है, इन नियर फ्यूचर। ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन इज नॉट सेफ फॉर द फर्म। और अगर फर्म
AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रही है तो ये कंटिन्यू कर सकती है, यानी ये इसका शटडाउन पॉइंट नहीं है। शटडाउन पॉइंट तब है जब वो लेस हो जाएगा, प्राइस इससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज फर्म स्टॉप एट व्हेन AVC नॉट बेयर बाय इट, जब वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेयर नहीं कर पाएगी तो इसको हम बोलेंगे कि ये इसका स्टॉपिंग पॉइंट आ गया है। इन दिस कंडीशन firm already bearing the AFC, in both condition has to bear the AFC। दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रही है और चाहे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल पा रही, दोनों ही कंडीशन में उसे फिक्स कॉस्ट तो बेयर करनी ही पड़ती है। इसलिए फिक्स कॉस्ट का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, उसे तो वो खर्चा कर दिया तो करना ही है, उसको बेयर करना ही है वो चीज़, ठीक है। भाई गार्ड अगर उसने गेट पे बिठा दिया तो आप चाहे देखिए उसका जो प्लांट है उसके लिए तो गार्डिंग करनी ही पड़ेगी, अब चाहे अंदर सामान रखा हो चाहे ना रखा हो, ठीक है। सम ऑफ द सेफ गार्ड देयर शुड बी नेसेसरी। तो अब यहाँ पर शटडाउन पॉइंट किससे कनेक्टेड है? कंप्लीटली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। जब वो नहीं निकाल पाएगी तो शटडाउन पॉइंट है, निकाल रही होगी तो फर्म कंटिन्यू करे उस प्रोडक्शन को। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि अगर कोई फर्म अपना फिक्स कॉस्ट ना भी निकाल पाए, अगर वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रही है तो ऐसे में उसे हिम्मत नहीं हारनी और प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये चीज़ को अब आप समझ गए होंगे, एक था ब्रेक इवन पॉइंट और ये है शटडाउन पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल फर्दर डिस्कस इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर करिए ताकि और लोग भी देख सकें और उनको भी नॉलेज हो और मेरा भी थोड़ा सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़े। एंड हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय।